हेलो दोस्तों, मैं दिशा सिंह। आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में 75 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। लगभग 50 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था लास्ट सेशन में। आज हम लोग इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं उन लोग देख ले, चैनल पर विजिट करें। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारे टेस्ट पेपर की वीडियोस देख सकते हैं। टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 5 तक की वीडियोस को देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझाया गया है, सारे टेस्ट पेपर को अच्छे से कवर किया गया है। ओके, अगला जो टेस्ट होगा यानी टेस्ट नंबर 6 भी आपके पॉलिटी प्लस आईआर का होगा, प्लस करंट अफेयर रहता है। करंट अफेयर हर टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा। बस टेस्ट पेपर में चेंज होता है तो अलग अलग सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहा है इस समय, सेक्शनल चल रहा है तो अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। अभी पॉलिटी चल रहा है, उसके बाद शायद साइंस टेक का है और एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और भी ज़्यादा लोगों को जोड़ो और वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग भूल जाते हो तो लाइक ज़रूर करना है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करना है, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछा है कि कौन सा कथन जो है सही है। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ वाले पोर्शन को हमेशा ध्यान दें, इसको पढ़े, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा सही नहीं है और आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो भारत में निवारक निरोध के संबंध में पहला स्टेटमेंट दिया है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में निवारक निरोध संबंधी कोई भी विधि अस्तित्व में नहीं थी। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला कथन कह रहा है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में निवारक निरोध संबंधित कोई भी विधि अस्तित्व में नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कोई भी स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट में दे दिया है तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। तो देखो, स्वतंत्रता से पहले भी निवारक निरोध से संबंधित बहुत सारी विधि थी। कुछ विधि जैसे कि बंगाल राज्य कैदी विनियमन 1818, भारत रक्षा अधिनियम 1939, ये सभी विधि ऐसे थे जो निवारक निरोध से संबंधित थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत। और दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के नहीं बल्कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। निवारक निरोध क्या होता है? सामान्यतः आप लोग देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार तभी किया जाता है जब उसने कोई अपराध किया हो, कोई हिंसा किया हो। लेकिन निवारक निरोध में क्या होता है कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाना। जैसे मान लो कि मैं दिशा समाज में, मैं देश में हिंसा भड़काने वाला काम करने का मैं प्लान बना रही हूँ कि मैं हिंसा भड़काऊंगी, और इसी में किसी को व्यक्ति को पता चल गया कि ये जो लड़की है ये हिंसा भड़काने वाली है, समाज में बहुत बड़ा तोड़ फोड़ करने वाली है, हर जगह आगजनी वाला काम करने वाली है। तो किसी व्यक्ति ने गया पुलिस को, कोई व्यक्ति गया पुलिस को बता दिया कि ये जो तृषा है ये समाज में कुछ गलत करने वाली है। तो पुलिस क्या करेगा? पुलिस आएगा, मुझे गिरफ्तार करके लेके चला जाएगा इस बेसिस पे कि ये आने वाले समय में कुछ बड़ा कांड करने वाली है, बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाली है। तो केवल शक के आधार पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया ताकि मैं हिंसा करने वाली हूँ वो हिंसा ना कर सकूं, समाज में जो शांति व्यवस्था कायम है वो शांति व्यवस्था कायम ही रहे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं निवारक निरोध। केवल शक के आधार पर हिंसा करना, यानी कि घटना होने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना। तो ये दोनों ही कथन आपका गलत था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में यह माना गया कि इंटरनेट सेवाओं का अनिश्चितकालीन निलंबन असंवैधानिक है तथा शटडाउन आदेशों को आवश्यकता और आनुपातिकता के परीक्षणों को पूर्ण करना चाहिए। तो किस निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में इंटरनेट सेवाओं का अनिश्चितकालीन निलंबन असंवैधानिक माना गया? तो अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, आवश्यक धार्मिक आचरण सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पूछा है उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है। केवल एक कथन सही है, दो कथन सही है, या सभी तीन सही है, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो आवश्यक धार्मिक आचरण का मतलब क्या है? आप लोगों ने आर्टिकल 25 और 26 पढ़ा होगा, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 25-26 में है, इस अनुच्छेद 25-26 में कौन कौन से आचरण हैं जिनको हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत रख सकते हैं, ये बताता है आवश्यक धार्मिक आचरण। यानी आवश्यक धार्मिक आचरण बताता है कि कौन कौन से ऐसे आचरण हैं जो अनुच्छेद 25-26 के अंतर्गत संरक्षित है, या अनुच्छेद 25-26 के तहत आप संरक्षण की मांग कर सकते हो कि हमारा ये जो धार्मिक आचरण है इसका हनन हो रहा है, तो इसको संरक्षण प्रदान करिए। ठीक है, तो ये बताता है आवश्यक धार्मिक आचरण। अब स्टेटमेंट को पढ़िए पूरी तरीके से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस सिद्धांत के तहत केवल वे आचरण जो धर्म का भिन्न अंग है, जैसा कि अपने ग्रंथों और सिद्धांतों से निर्धारित होता है, अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित है। यानी आवश्यक धार्मिक आचरण ये बताता है कि केवल वही आचरण जो धर्म का अभिन्न अंग है, जैसे हिंदू में कह लो तो यज्ञ करना। ठीक है, यज्ञ करना, मंदिरों में पूजा करना, ये क्या है? एक धर्म का, हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है ना, एक महत्वपूर्ण आचरण है हिंदू धर्म का। अगर हम यज्ञ करने को प्रतिबंधित कर दें, यज्ञ करने को बंद कर दें कि यज्ञ नहीं करना हिंदू धर्म के अंतर्गत, या फिर कहे तो मंदिरों में पूजा नहीं करना है, तो इससे क्या होगा कि हिंदू धर्म का पूरा जो मूल स्वरूप है वही बदल जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे आचरण होंगे जिससे कि पूरा हिंदू धर्म का स्वरूप चेंज हो जाएगा, हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो ऐसे आचरण जो है आपके अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित किए जाएंगे, जो आपके धर्म के अभिन्न अंग होंगे। ऐसे आचरण जो आपके ग्रंथों में, आपके सिद्धांतों में निर्धारित होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? सही हो गया। मान लो जैसे कोई ऐसे आचरण है जो आपके धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, लेकिन आप उसको फॉलो कर रहे हो। आप देखोगे कुछ समय पहले सबरीमाला वाला केस पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि अछूतों को मंदिरों में जाने में, अछूतों को मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर मनाही थी। इनको मंदिर जाने नहीं दिया जाता था, पूजा नहीं करने दिया जाता था। तो हमारे कोर्ट ने फैसला लिया कि भाई कि अछूत भी मंदिर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आपके धार्मिक आचरण का ये अभिन्न अंग नहीं है। अगर हम इसको हटा दिए तो आपके धर्म के अस्तित्व पर खतरा नहीं मंडराएगा। आपके धर्म का जो मूल स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा। ना ही आपके किसी ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा गया है कि अछूतों को मंदिर जाने से मनाही है। ठीक है, तो आप इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि भाई अछूत भी मंदिर जा सकते हैं। आपके मंदिर में पूजा करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अगर मंदिर में पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया जाता तो ये आपका आवश्यक धार्मिक आचरण के अंतर्गत आता, कि भाई अगर हम मंदिर में पूजा करने पर आप पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो यानी कि आपका जो मूल आचरण है, आपके धर्म का जो मूल आचरण है, ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अगर ये आपके धर्म के जो मूल आचरण है, यानी मंदिर में पूजा करना, अगर हम इस पर प्रतिबंध लगा देते तो तब आप कह सकते हैं कि हमारा अनुच्छेद 25-26 के तहत हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हम अछूतों को भी प्रवेश दिला रहे हैं मंदिर में, कि सब पूजा करते हैं वैसे अछूत भी मंदिर में पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका आवश्यक धार्मिक आचरण कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे संलेखना विधि। संलेखना विधि में देखो, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण विधि है ये, एक कहीं न कहीं उसकी मूल प्रथा है संलेखना विधि। इसमें क्या होता है? अन्न त्याग दिया जाता है। अन्न त्याग के माध्यम से आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अन्न त्याग देता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जैन धर्म के अंतर्गत एक कहीं न कहीं एक मूल प्रथा रही है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि संलेखना विधि को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं जैन धर्म के अंदर, इसको खत्म करिए। तो बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि जैन धर्म में ये उनका मूल विशेषता है संलेखना विधि, हम इसको समाप्त नहीं कर सकते। उनके आवश्यक धार्मिक आचरण के अंतर्गत आता है संलेखना विधि। तो राजस्थान के मामले को उलट दिया जाता है, जो राजस्थान ने अवैध घोषित किया था, राजस्थान हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध घोषित कर दिया कि भाई इनका अपना मूल आचरण है, उसको जैसा बरकरार रखा जाए। जैन धर्म का ये मूल आचरण है तो उसको वैसा ही रखा जाए, इसको समाप्त न किया जाए। अब जिस तरह आप एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे सायरा बानो केस, जो 3 तलाक वाला मुद्दा था, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 3 तलाक है, ये कहीं भी कुरान में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि 3 बार आप
तलाक 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 बोलते हैं तो आप तलाक हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, उनके बीच तलाक हो जाता है। तो ये कहीं कुरान में लिखा नहीं है, आपके धर्म का महत्वपूर्ण आचरण नहीं है ये। अगर हम आपके धर्म से इस आचरण को समाप्त करते हैं तो आपके धर्म पर किसी तरह का कोई अस्तित्व पे खतरा नहीं मंडराता है, या फिर आपके धर्म के स्वरूप में कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कहें तो आपके धर्म का ये अभिन्न हिस्सा नहीं है 3 बार तलाक बोल कर के तलाक दे देना अपनी वाइफ को। तो अगर हम इसको समाप्त करते हैं तो इससे आपके धर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी, कोई भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये करेक्ट हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि विधायिका को किसी धर्म में इस प्रकार सुधार या विनियमन करने की अनुमति नहीं है जिससे उसकी आवश्यक पहचान नष्ट हो जाए या उसके अत्यावश्यक आचरण समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं, जैसा कि अभी हमने बताया आप लोग को कि जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण आचरण या उस धर्म की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पहचान को विधायिका जो है उसको बदल नहीं सकती है, सुधार नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसे जो कुप्रथा है, कुप्रथा को समाप्त कर सकती है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही कह रहा है कि विधायिका को किसी धर्म में इस प्रकार सुधार या विनियमन करने की अनुमति नहीं है जिससे उसकी आवश्यक पहचान नष्ट हो जाए या उसके अत्यावश्यक आचरण समाप्त हो जाए। ठीक है, चलो, लेकिन कुप्रथा को समाप्त कर सकता है। अगर कोई कुप्रथा है, किसी धर्म से संबंधित कोई कुप्रथा है, जैसे सती प्रथा अगर होता आज वर्तमान में, तो उसको समाप्त करता तो कर सकता था। ठीक है, वैसे तो हालांकि बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। चलो, तीसरा देखो तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अनुसार लाउड स्पीकर का उपयोग अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी धर्म के आवश्यक धार्मिक आचरण के रूप में मान्य नहीं है। जैसे लाउड स्पीकर का प्रयोग करना ये धार्मिक आचरण का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। ठीक है, ये हमारे धर्म का, किसी भी धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है या फिर महत्वपूर्ण प्रथा नहीं है कि आप लाउड स्पीकर पे ही आप पूजा पाठ कर सकते हैं या फिर अजान पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। इस तरह का तो कोई नहीं। अगर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो इससे आपके धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के अनुसार लाउड स्पीकर का उपयोग जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी धर्म के आवश्यक धार्मिक आचरण के रूप में मान्य नहीं है। तो आप ये जो अनुच्छेद लाउड स्पीकर का प्रयोग है आपके अनुच्छेद 25 के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आपकी प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट था, मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से थोड़ा यहाँ टाइम लग गया समझाने में। ओके, लेकिन ये है कि अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखो, कह रहे हैं कि अनुच्छेद 28 के तहत किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो अनुच्छेद 28 के तहत किस प्रकार के शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो ऐसे शिक्षण संस्थान जो पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित होते हैं। ठीक है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित होता है पूरी तरीके से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हालांकि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 28 पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे कि हमने आपको बोला है कि हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है, पूछता है कि कौन सा सही नहीं है। ओके, तो इसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करते हैं। दूसरा कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को तभी जारी किया जा सकता है जब निरोध किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेशित हो या वह वैध हो। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि पुलिस आती है, मुझे गिरफ्तार करके लेके चली जाती है। ठीक है, गिरफ्तार करके लेके चली जाती है। हालांकि नियम ये कहता है, गिरफ्तार करके लेके गई और मुझे जेल में बंद कर दिया, हिरासत में बंद कर दिया, ना तो मेरे फैमिली वालों से मुझे संपर्क करने दिया गया, ना मेरे फैमिली वालों को उन्होंने बताया, पुलिस वालों ने, कि इनको मैंने इस मामले में गिरफ्तार किया है, और ना ही पुलिस वालों ने 24 घंटे के भीतर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। नियम यह कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष प्रस्तुत करना होता है, और फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म करना होता है कि हमने त्रिशा को गिरफ्तार किया है इस मामले के तहत। तो ऐसा कुछ भी इन्होंने, पुलिस वालों ने नहीं किया। तो मैं तो मान लो जेल में रहूंगी तो मैं बंदी प्रतिचिक मैं कोर्ट तो जा नहीं पाऊंगी। तो मेरे घर वालों को कैसे भी तैसे पता चल गया कि ये जेल में बंद है, तो मेरे परिवार वाले क्या करेंगे, मेरे परिवार वाले जाएंगे कोर्ट।
या मेरे कोई भी शुभचिंतक, मेरे दोस्त हो गए या फिर क्लब की टीम हो गई, वो कोर्ट जाएंगे, कहेंगे कि त्रिशा मैम को बेवजह ही गिरफ्तार किया गया है और गैर कानूनी तरीके से, बेवजह का छोड़ो, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इनके जो राइट्स है, इनका उनका उनके राइट्स का हनन किया गया है। तो कोर्ट क्या करेगा, आदेश जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जिस व्यक्ति को तुमने गिरफ्तार किया है उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो कोर्ट के सामने मुझे प्रस्तुत किया जाएगा और मुझे गिरफ्तार किया गया है, अगर गैर कानूनी तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया है और बेवजह ही मुझे गिरफ्तार किया गया बिना किसी गलती के, तो ऐसे में क्या होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से मुझे छोड़ दिया जाएगा। और कोर्ट क्या करेगी, पूरी जांच पड़ताल करेगी कि पुलिस प्रशासन ने क्या सच में यहाँ पे गलती की थी या नहीं की थी। अगर सही तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया होगा तो मुझे वही सजा मिलेगी। अगर सही तरीके से गिरफ्तार नहीं किया गया और बिना किसी अपराध की गिरफ्तार किया गया है तो फिर मुझे छोड़ दिया जाएगा। यही कहलाता है ओवरऑल बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि किसी को अगर गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो वो व्यक्ति या उस व्यक्ति के कोई भी शुभचिंतक कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर सकते हैं, कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि हमारे फलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है गैर कानूनी तरीके से। तो कोर्ट क्या करेगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगी, जिससे कि उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और पूरी जांच होगी कि जो गिरफ्तारी है वो क्या गैर कानूनी तरीके से हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है आपका, देखो क्या कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हमेशा बस ये ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार हिरासत में किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से अगर हिरासत में लिया जाता है पुलिस द्वारा, तभी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को तब भी जारी किया जा सकता है जब निरोध किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेशित हो या वह वैध हो। तब क्यों जारी किया जाएगा, हमने आपको बोला कि तभी जारी किया जाएगा जब गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी तरीके से, अगर न्यायालय ने आदेश दिया है कि इसको गिरफ्तार करना है और वो आदेश वैध है, तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला सही नहीं है। हमेशा बस इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि पुलिस के मनमाने या फिर सरकार की मनमानी पर रोक लगाना। सरकार क्या करती है, जबरदस्ती किसी को बेवजह ही गिरफ्तार करवा दे। मान लो कोई नेता किसी को बेवजह गिरफ्तार करवा दे अपने हित के लिए, या पुलिस का कोई अपना पर्सनली लड़त झड़प की वजह से, अपना पर्सनल दुश्मनी निकालने की वजह से किसी को बेवजह गिरफ्तार करके जेल में रख दिया। तो इन सभी की मनमानी को रोकने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लाया गया। ठीक है, चलो आगे देखो। आज शायद मेरी आवाज़ में थोड़ी आपको भारीपन दिखे, मैं भी थोड़े कुछ क्वेश्चन को पढ़ने में कहीं मैं गलती कर दूं तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे बहुत भयानक कई दिनों से जुकाम तबीयत खराब है मेरी। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को क्लास दे दूं। बोलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। बस ये कि थोड़ा आप लोग भी मैनेज कर लेना। ठीक है, हाँ, पूछा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितनी परिस्थितियों में परामर्श रिट जारी नहीं किया जा सकता है। ओके, कितनी स्थितियों में परामर्श रिट जारी नहीं किया जा सकता है, बताओ। तो देखो, परामर्श रिट में क्या होता है कि परामर्श में हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है। इसमें क्या होगा कि भाई कोर्ट क्या करेगा, जैसे कोई मान लो कोई सरकारी संस्था है, कोई ट्रिब्यूनल है, कोई सरकारी संस्था या कोई ट्रिब्यूनल है, वो अपना काम नहीं कर रही है, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रही है। जैसे मान लो कि मैं तिशा, मैं अपना पासपोर्ट बनवाना चाह रही हूँ, तो मैंने पुलिस को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब पुलिस भी सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, पुलिस सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके उस पासपोर्ट अधिकारी को भेज दिया मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, पासपोर्ट अधिकारी को भेज दिया गया मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके पुलिस द्वारा। पुलिस ने वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन उनको सब कुछ सही लगा और सारे वैध लगे मेरे डॉक्यूमेंट्स। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को पासपोर्ट अधिकारी के पास भेज दिया गया मेरा पासपोर्ट बनाने के लिए। अब पासपोर्ट अधिकारी क्या किया भाई,
ये बैठा हुआ है अपने चेयर पे, कोई काम नहीं कर रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स इसके पास पड़े हुए हैं, ना तो मेरे डॉक्यूमेंट्स को वापस भेज रहा है, ना कुछ कर रहा है, बस ऐसे ही रखा हुआ है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं कोर्ट चली जाऊंगी। मैं कोर्ट जाऊंगी, कहूंगी कि मैंने यहाँ पे मेरा पासपोर्ट मेरे को बनवाना है, लेकिन पासपोर्ट अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है, उसको पास नहीं कर रहा है। तो कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे परमादेश रिट जारी करेगा, कहेगा कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम्हारा जो काम है तुम वो अपना काम अच्छे से करो। ठीक है, तो यहाँ पे पासपोर्ट अधिकारी क्या करेगा, इस बात को संज्ञान में लेगा और फिर हमारा पासपोर्ट बना करके मुझे देगा, अगर सारे दस्तावेज मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट से वैध हैं तो। अगर अवैध होगा तो फिर उसे वापस कर देगा। समझ में आ गया? तो परमादेश रिट जारी क्यों किया जाता है, ताकि जितने भी सरकारी संस्थान है वो अच्छे से काम कर सके। अगर हमारा काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो हम जा करके कोर्ट में जा करके यहाँ पे कोर्ट से परमादेश रिट जारी करवा सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कह रहा है, पहला देखो तो किसी निजी व्यक्ति या निजी इकाई के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखो कोई दुकानदार है, अपने घर में दुकान खोल के बैठा है, उसकी मर्जी, वो सुबह नहीं, ठंडी में उसको ठंड लग रही है, वो रोज सुबह 7 बजे, वैसे तो गर्मियों में 7 बजे दुकान खोल लेता था, ठंडों में 12 बजे खोल रहा है, उसकी मर्जी भैया, उसका दुकान है। ठीक है, तो किसी निजी व्यक्ति या निजी इकाई के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। दूसरा कह रहा है कि सांविधिक बल के बिना विभागीय निर्देशों को प्रवर्तित कराने हेतु, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। जब संबंधित कर्तव्य अनिवार्य न होकर विवेक पर आधारित हो, तो तीसरा भी सही है। संविदागत दायित्व को लागू करने हेतु, यहाँ पे भी जैसे कि कोई दो लोगों के बीच आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, संविदागत दायित्व, तो वहां पर भी परमादेश जारी नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध भी परमादेश रिट जारी नहीं होता है, और न्यायिक क्षमता में कार्यरत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी परमादेश रिट जारी नहीं होता है। यानी कि ये सभी जितने 6 हैं ये करेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि इन सभी के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो पीडीएफ का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आपको कमेंट में पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विजन आईएएस का, दृष्टि आईएएस का, संस्कृति आईएएस का, फोरम आईएएस का, यूपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप हमारे 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल करके 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे सिलेबस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया गया है, कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है। जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, जब पढ़ने के बाद आप जब टेस्ट पेपर लगाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक है, और इसकी फ़ी कितनी है, तो इसकी फ़ी है 1499 रुपये। 3 साल की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि आप 3 साल तक इस वीडियो को देख सकते हो। इसके साथ आपको PYQ भी मिलेगा, ऑनलाइन सॉल्व करने का मौका मिलेगा। 10 टेस्ट पेपर है, PYQ आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो पूरा जो सिस्टम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वैसा ही पूरा आपको एक्सपीरियंस होगा हमारे इस ऐप के माध्यम से। इसी ऐप में ये टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, चलो आगे देखो। रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग सभी रिट से हैं। इसके पहले आप लोगों ने बंधी प्रत्यक्षीकरण पढ़ा, परमादेश पढ़ा, अब प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन के माध्यम से कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हो रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो जहां प्रतिषेध किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अंतिम आदेश पारित होने से पूर्व उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है, वहीं उत्प्रेषण अंतिम आदेश पारित होने के पश्चात उसे अभिखंडन करने के लिए जारी की जाती है। देखो नॉर्मल क्या होता है कि हर न्यायालय का अपना एक सीमा रेखा होती है कि उस सीमा रेखा के बाद वो न्यायालय उससे बड़ी मामलों को अपने कोर्ट में निर्णय नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरा कोई जमीन का मामला चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, जिस जमीन के प्राइस 50 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, तो मैं कहीं गई किसी ट्रिब्यूनल के पास, किसी कोर्ट में गई,
तो उस कोर्ट में गई, उसका अधिकार था कि भाई वो 50 लाख तक के मामले को ही सुन सकता था, लेकिन वो क्या किया, ये क्योंकि हमारे ये जो जमीन का मामला था 50 लाख से ज्यादा का है, ठीक है, 50 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू है हमारे जमीन की, लेकिन इसकी सीमा क्या है, 50 लाख रुपए तक के मामले की ही सुनवाई कर सकता है। तो हम यहाँ पे गए तो ये हमारे मामले की सुनवाई कर रहा है, लेकिन लास्ट डिसीजन अभी नहीं दिया है। तो निर्णय देने से पहले ही कोर्ट क्या करेगी, इस बात को हाई कोर्ट क्या करेगा, इस बात को संज्ञान में लेगा और इस मामले को यही रोक देगा, कहेगा तुम निर्णय नहीं दे सकते हो, तुम्हारे अधिकार में ये चीज आ ही नहीं रही थी कि तुम यहाँ पे इस मामले को अपने पास रखो, तुम्हारा काम था ये इस मामले को मेरे पास भेजना, क्योंकि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा था, तो तुम निर्णय नहीं दे सकते। यानी कि ओवरऑल क्या करेगा कि अधीनस्थ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को उसके प्राधिकार से ज्यादा काम करने पर रोकेगा कि तुम्हारे अथॉरिटी में जो काम नहीं आता है तुम वो काम नहीं करोगे, अंतिम निर्णय देने से पहले ही उस काम को रोक दिया जाएगा। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय अगर अपना अंतिम निर्णय दे जा रही है तो वहां पर ही कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया जाएगी, देखो तुम्हारा ये प्राधिकार नहीं था, तुम्हारे अथॉरिटी में ये मामला नहीं आएगा, ये मेरे अथॉरिटी में आता है, तो तुम इस पे अपना निर्णय नहीं दे सकते हो, ठीक है, अपना आदेश नहीं दे सकते हो, अंतिम निर्णय नहीं दे सकते हो। तो अंतिम निर्णय देने से पहले ही जब किसी मामले को संज्ञान में ले लिया जाता है और मना कर दिया जाता है कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, तो वहां पे प्रतिषेध रिट कहलाता है। प्रतिषेध रिट में यानी कि अंतिम निर्णय देने से पूर्व ही रोक लगा देना, ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट में कह रहा है कि जहां प्रतिषेध किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अंतिम आदेश पारित होने से पहले उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया कि अधीनस्थ न्यायालय या किसी भी ट्रिब्यूनल को क्या क्या दिया गया, भाई तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में ये काम नहीं आ रहा था, तुमने ये काम क्यों लिया, पहले तो ये पूछा तुमने ये काम क्यों लिया, जब तुम्हारे अथॉरिटी में ये काम नहीं आता है, अब जब चलो तुमने इतना निर्णय ले लिया तब रोक लगा दो, अंतिम निर्णय मत दो, ये मेरे पास मेरे अथॉरिटी में आएगा। तो फिर वो क्या करेगा, ट्रिब्यूनल या अधीनस्थ न्यायालय उस मामले को अपने से उच्च न्यायालय में भेज देगा जो उसकी अथॉरिटी में आएगा। तो यानी अंतिम निर्णय से पहले ही उसको रोक लगा दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिषेध कहलाएगा। और उस उत्प्रेषण में क्या होता है कि यही अगर मान लो निर्णय दे दिया होता, यही कोर्ट अगर निर्णय दे दिया होता जो कि उसकी अथॉरिटी में नहीं आता, तो निर्णय देने के बाद जो है, यानी अंतिम आदेश पारित होने के बाद जो है, कोर्ट क्या करेगा, इसके आदेश को खंडित कर देगा। तो इसी को कहते हैं उत्प्रेषण। प्रतिषेध में क्या होता है कि अंतिम निर्णय देने से पहले ही रोक लगा दिया जाता है, निषेध रोक दिया जाता है। निषेध होता है ना कि जाना मना है, कहीं भी लिखा रहता है कि यहाँ जाना निषेध है, निषेध मतलब होता है रोकना, तो अंतिम निर्णय देने से पहले रोक दिया जाता है। और उत्प्रेषण में क्या होता है कि अंतिम निर्णय दे दिया गया होता है, तो अंतिम निर्णय देने के बाद जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा उसके निर्णय को अभिखंडित कर दिया जाता है, तो इसको उत्प्रेषण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण न केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध बल्कि प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत के फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में, ये सारे रिट आपको पढ़ने को मिलेगा, आप लोग पढ़ लेना। उसमें दिया गया है कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध ही प्रतिषेध और प्रेशर रिट जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, रिट जब आप पढ़ते हो तो किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है और किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टेटमेंट में दे देता है। जैसा कि आपके सामने ये स्टेटमेंट में दिया है, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि परामर्श में पूछा था कि किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, तो आपको पढ़ना कहाँ से, लक्ष्मीकांत के फंडामेंटल वाले टॉपिक में, फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, वरना आप आरजी सर की क्लास कर लेना, आरजी सर ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से सारे रीट को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, पूरे पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप पढ़ सकते हो फिर फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके। आगे देखो कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कितने गांधीवादी हैं। ओके, तो कितने गांधीवादी हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तो हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो ग्राम पंचायतों का गठन आप लोग देखेंगे, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन संबंधित प्रावधान है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये अनुच्छेद 43 में है, ये भी गांधीवादी
निदेशक तत्व है, तो पहला और दूसरा है, तीसरा और चौथा नहीं है। तीसरा और चौथा जो है ये उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कृषि और पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठन जो है ये अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है, और पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण जो है अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आता है। ये दोनों जो प्रावधान है ये उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो गांधीवादी कौन कौन से हैं? केवल 2 हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा सही है, ये पूछा है। पहला कथन कह रहा है कि चंपकम दोराई राजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि नीति के निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो देखो, चंपकम दोराई राजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के मध्य किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति में निदेशक तत्व अभिभावी होंगे, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, निदेशक तत्व अभिभावी नहीं होंगे बल्कि मूल अधिकार अभिभावी होंगे। मूल अधिकार को वरीयता दिया जाएगा। अगर निदेशक तत्व और मूल अधिकार के बीच संघर्ष होता है तो कौन प्रभावी होगा? तो मूल अधिकार प्रभावी होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ऐसा गोलकनाथ मामले में कहा गया था कि प्रभावी कौन सा होगा? तो मूल अधिकार होगा। और चंपकम दोराई राजन मामले में भी मूल अधिकार में कहा था कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। आगे देखिए, न्यायालय की कार्यपालिका से पृथककरण का प्रावधान संविधान के किस भाग में शामिल है, ये आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। किस आर्टिकल के तहत आएगा और ये प्रावधान संविधान के किस भाग में शामिल है, ये बताना है आपको। चलो आगे देखो, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कितने मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग को पता होगा कि नीति के निर्देशक तत्वों में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो संविधान संशोधन के माध्यम से लाए गए थे। जैसे कि आपको ध्यान होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ 4 तत्व शामिल किए गए थे निर्देशक तत्वों में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक तत्व शामिल किया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक तत्व शामिल किया गया था, और 97वें संविधान संशोधन द्वारा भी एक तत्व शामिल किया गया था। तो पूछा है कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, कौन कौन सा मूल संविधान के, यानी कि कौन कौन से इन चारों में से ऐसे तत्व हैं जिनको संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, यानी कि पहले से शामिल नहीं था, बाद में शामिल किया गया था। ऐसे कौन कौन से थे? ठीक है, इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन को समझने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। चलो अब देखो, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है ये प्रावधान, और इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। यानी कि ये तो होगा कि मूल संविधान का ये हिस्सा नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया, तो ये होगा पहला। दूसरा कह रहा है न्याय संगत एवं मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व लाभ के लिए प्रावधान करना, ये आपके अनुच्छेद, ये आपका इसको भी, ये आपके अनुच्छेद 42 में आएगा, आर्टिकल 42 में आएगा। ये मूल संविधान का हिस्सा है, तो इसको नहीं हम लोग रखेंगे। पूछा है उद्योगों के, तीसरा कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, तो इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 43A के तहत इसको रखा गया। तो यहाँ पे तीसरा वाला भी होगा, ये मूल, इसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। चौथा कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ओके, तो इसको भी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो यहाँ पे भी ये चौथा भी होगा। तो करेक्ट कितने हो गए आपके? 1 2 3, यानी कि कितने आंसर होंगे आपके? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। आगे देखो, आगे कह रहा है कि मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ये किसी विधि के संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने तथा उसका निर्धारण करने में न्यायालयों का मार्गदर्शन करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि यह विधियों द्वारा प्रवर्तनीय है, जिससे संसद को इनके पालन न करने पर दंड या सजा निर्धारित करने की अनुमति मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, अगर कोई व्यक्ति देश में कुछ ऐसी, मतलब कहे तो हमारे झंडा का अपमान कर रहा है, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका मजाक बना रहा है, तो हम उसको वहां पे सजा दे सकते हैं।
ठीक है, संसद द्वारा कुछ ऐसा विधि या नियम बना सकता है कि उसको सजा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में विविधता के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। धार्मिक विविधता दिया है, भाषाई विविधता, क्षेत्रीय विविधता, आर्थिक विविधता। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि सद्भाव को बढ़ावा देने के क्रम में मूल कर्तव्यों में उपयुक्त में से कितनों का स्पष्ट उल्लेख है। तो कितनों का स्पष्ट उल्लेख है, जब आप मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धार्मिक विविधता का उल्लेख है, भाषाई विविधता का उल्लेख है, क्षेत्रीय विविधता का उल्लेख है, आर्थिक विविधता का नहीं है। तो कितने हुए, 3 हुए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। आगे देखो, आगे पूछा है उपरोक्त बहुमतों में से कितनों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो आप लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 368 के तहत केवल 2 प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, एक तो विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन सहित संसद का विशेष बहुमत। ठीक है, जो साधारण बहुमत के तहत संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप ये कहाँ पढ़ेंगे, जब लक्ष्मीकांत की बुक में संविधान संशोधन वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें अच्छे से बताई गई कि अनुच्छेद 368 के तहत केवल 2 प्रकार से ही संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आप लोग बुक्स अच्छे से पढ़ा करो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन सहित संसद का विशेष बहुमत। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और चौथा नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। आगे देखो, आगे कह रहा है कि संविधान संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पूछा है कि उपरोक्त में से कितनों से संबंधित संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कितनों में अगर हमको संशोधन करना है, इन 6 प्रावधान दिए गए हैं, इन 6 में से कौन कौन से ऐसे प्रावधान है कि हमें उसमें संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी और साथ में संसद के विशेष बहुमत की भी। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया हो गई। ठीक है, इसके अलावा संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण हो गया, 7वीं अनुसूची हो गई, और इसके अलावा आप देखेंगे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इन चारों में हमें संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी और साथ में संसद के विशेष बहुमत की भी, तभी हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और इन दोनों में जो है साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए और राज्यों में विधान परिषदों का अनुमूलन या गठन करने के लिए संसद द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इन चारों में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी संशोधन करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। ये भी टॉपिक दिया हुआ है, संविधान संशोधन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तो याद कर लेना, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी कि विशेष बहुमत के माध्यम से किन किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के माध्यम से किन किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। अच्छे से क्लियरली लक्ष्मीकांत बुक में दिया गया है, पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, याद कर लेना, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है केशवानंद भारती मामले में निम्नलिखित में से किसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित नहीं किया गया है। तो केशवानंद भारती मामले में विधि के शासन को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित नहीं किया गया है। आप संविधान के मूल ढांचे वाले टॉपिक में पढ़ लेना कि कौन कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान आएंगे। हमेशा एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछता है कि कौन कौन से संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। ओके, चलो आगे देखो, आगे कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी कार्यों के पारस्परिक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी कार्यों के पारस्परिक वितरण के संदर्भ में विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की सहमति से उस राज्य सरकार को संघ के किसी भी कार्यकारी कार्य को सौंप सकता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो है किसी राज्य के राज्यपाल की सहमति से नहीं बल्कि राज्य सरकार की सहमति से, किसकी सहमति से, राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य सरकार को संघ के किसी भी कार्यकारी कार्य को सौंप सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से राज्य के किसी भी कार्यकारी कार्य को केंद्र सरकार को सौंप सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला टॉपिक कहाँ से आ गया, मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट दिया एकदम एग्जैक्ट डिक्टो ऐसा ही स्टेटमेंट आपको लक्ष्मीकांत के बुक में देखने को मिल जाएगा। टॉपिक क्या है, केंद्र राज्य संबंध वाला टॉपिक देखना,
उस चैप्टर में, यानी केंद्र और राज्य संबंध चैप्टर में आप लोग देखेंगे कि केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत एक टॉपिक है, एक हेडलाइन है, हेडिंग है, कार्यों का प्रशासनिक संबंध। उसी में ये दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आप लोग, बहुत लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आपके बुक से ही आता है, बस ये होता है कि थोड़ा आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। जब ध्यान से पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर आएंगी। ठीक है, सब कुछ चीज़ें आपको नजर आने लगेंगी अच्छे से कि अच्छा ये वाला जो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये उस बुक में यहाँ पे दिया हुआ है इस टॉपिक में। ठीक है, तो जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, तभी आपका हो पाएगा। सिर्फ बुक पढ़ने से भी नहीं होगा, मॉक टेस्ट लगाइए, बुक पढ़िए, बुक पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए PDF का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और आज ही सर विजन IAS का टेस्ट पेपर सॉल्व करा रहे हैं, लगभग 10 तक टेस्ट पेपर सॉल्व करा दिए हैं, तो आप लोग आज ही सर की भी वीडियो देख सकते हो। और दृष्टि IAS का मैं खुद सॉल्व करा रही हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप विजन IAS का भी सॉल्व करो, दृष्टि IAS का सॉल्व करो। इसके साथ अगर आप फोरम IAS का करना चाहते हो तो इसका PDF कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और विजन का भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आगे क्वेश्चन देखो। संघ और राज्यों के उधार लेने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि केंद्र सरकार केवल राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं उधार विनियमन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत ही भारत या विदेश से उधार ले सकती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। केंद्र सरकार को उधार लेना है तो इसके लिए वो किसके द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही भारत या विदेश से ऋण ले सकती है? तो संसद द्वारा। संसद जितनी इजाजत देगी, संसद डिसाइड करेगा कि केंद्र सरकार कितना उधार ले सकता है, किन सीमाओं के भीतर कितना दे सकता है, कितना ले सकता है। तो ये सीमा निर्धारित करता है संसद। संसद के अंतर्गत जितने सदस्य बैठे होते हैं उसमें वोट करेंगे, तभी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि राज्य सरकार केवल संसद द्वारा नहीं बल्कि राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित उधार सीमा के तहत राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर भारत के अंदर से उधार ले सकता है। तो दूसरा भी गलत हो गया, यह संसद नहीं होनी चाहिए था, राज्य विधानसभा होना चाहिए था या राज्य विधान मंडल होना चाहिए था। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं सारा इरेज कर देती हूँ। अच्छा, जुकाम होता है तो कितना ज्यादा सिर भारी लगता है ना, कुछ भी बोलने में बहुत दिक्कत आती है। रात भर मैं सो नहीं पा रही हूँ आजकल, इतनी भयानक जुकाम। मैं ऐसे जब बैठ रही हूँ तब मुझे रिलीफ मिल रहा है, जब मैं सो रही हूँ तो मेरा नाक एकदम जाम हो जा रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। इतनी भयानक जुकाम इस बार मुझे इस ठंड की शुरुआत में मुझे पूरी 2 बार जुकाम हुआ, और वो एकदम भयानक भयानक। पता नहीं अभी तो ठंड शुरू हुई है, अभी पता नहीं कितनी बार जुकाम होगी। ऐसे तो मुझे लगता है मैं मर ही जाऊंगी। बहुत भयानक जुकाम है भाई, काढ़ा पीना पड़ेगा, भयानक वाला काढ़ा बना के, एकदम कड़वा वाला। आगे देखो, और आप लोग भी बच बचा के रहो, हीरो हीरोइन ना बनो, कान वान ढक के रहना, प्रॉपर जितना हो सके खुद को कवर करना। तबीयत खराब हो गई तो फिर अच्छा खासा समय चला जाएगा और चेहरे की जो रंगत उड़ जाती है वो अलग। ठीक है, तो हीरो मत बनना, आप लोग वैसे ही अच्छे लगते होगे, क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे। बस अपने आप को बच बचा के रहो। ठंड में पढ़ना है तो फिर अपने को ध्यान से रखो, क्योंकि नहीं केयर करोगे तो 8-10 दिन का समय बर्बाद हो जाएगा। और जब जुकाम होता है बहुत भयानक, तबीयत फीवर वीवर आती है तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। चलो क्वेश्चन देखो, अब 182 निर्वाचित सदस्यों और वर्ष 1971 की ये जो डेटा दी गई है, इतना की जनसंख्या वाली राज्य विधानसभा में प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य क्या है? अब प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकालना है राज्य विधानसभा में, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जितनी जनसंख्या दी गई है 1971 की, इतनी जनसंख्या दी गई है, इसको लिख लो 97475 बटे के जितने निर्वाचित सदस्य हैं, 182 निर्वाचित सदस्य हैं। और यहाँ पे वैसे गुणे 1000 लिखना था, मैं यहाँ आगे लिख दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे बट्टे में 1000 होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 147 आ जाएगा। ठीक है, खुद से सॉल्व कर लेना, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो आपका लगभग में 146 पॉइंट कुछ आंसर आता है, तो करेक्ट आंसर आपका 147 होगा। इसके यानी इतनी जनसंख्या दी गई है, इसके बटे में 182 गुणे 1000 करना है आपको।
ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि निजी सदस्यों के विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर अत्यंतित वीटो का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा निलंबनकारी वीटो का प्रयोग सभी साधारण विधेयकों के साथ साथ धन विधेयकों पर भी किया जा सकता है। तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। देखो, राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो पावर है, जैसे कि अब वो वीटो पावर कौन कौन सी, एक अत्यंतित वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, एक विशेषित वीटो भी होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो का अधिकार नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है विशेषित वीटो का। ठीक है, तो अब देखो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है अत्यंतित वीटो कि निजी सदस्यों के विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर अत्यंतित वीटो का प्रयोग किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। जैसे कि निजी सदस्य कौन होते हैं, निजी सदस्य वे सदस्य होते हैं जो सदन में सदस्य है लेकिन मंत्री नहीं है, यानी कि सदन के वे सदस्य जो मंत्री नहीं है उनको निजी सदस्य कहा जाता है, और सदन के वे सदस्य जो मंत्री होते हैं उनको सरकारी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, तो निजी सदस्य द्वारा जो भी विधेयक लाया जाता है उसे निजी विधेयक कहा जाता है, और सरकारी सदस्य द्वारा जो भी विधेयक लाया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो निजी सदस्यों द्वारा अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति आमतौर पर अत्यंतित वीटो का प्रयोग करता है। अत्यंतित वीटो में क्या होता है कि मान लो कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, खास करके वे विधेयक जो निजी सदस्यों द्वारा लाया जाता है, तो निजी सदस्यों द्वारा कोई विधेयक जो लाया गया है वो राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति इसमें स्वीकृति नहीं देता है। राष्ट्रपति इसमें स्वीकृति नहीं देता है, अपने पास बहुत लंबे समय तक रखा रहता है, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो बहुत समय तक रखे रहता है अपने पास, तो वो जो विधेयक रहता है वो समाप्त हो जाता है, अधिनियम नहीं बन पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया, यानी कि अत्यंतित वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कब करेगा, जब वो विधेयक निजी विधेयक होगा, यानी कि किसी निजी सदस्य द्वारा पारित किया गया होगा। यह तब करेगा मान लो कि कैबिनेट द्वारा कोई विधेयक लाया गया, किसी कैबिनेट के किसी मेंबर द्वारा या कैबिनेट द्वारा कोई विधेयक लाया गया और वो विधेयक राष्ट्रपति के पास गया स्वीकृति के लिए। ठीक है, अभी राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं दिया, स्वीकृति देने ही वाला था, उसी दौरान कैबिनेट का विघटन हो गया। ठीक है, सरकार गिर गई या किसी भी तरीके से कैबिनेट का विघटन हो गया। अब नई कैबिनेट आई, क्योंकि राष्ट्रपति ने अभी स्वीकृति नहीं दिया है, जो कैबिनेट ने विधेयक को भेजा था राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए, तो नई कैबिनेट आई। नई कैबिनेट क्या कहेगा कि देखिए राष्ट्रपति साहब, इस विधेयक पर स्वीकृति मत दीजिए, हम अपने हिसाब से अपना नया विधेयक लाएंगे। तब क्या करेगा राष्ट्रपति, यही अत्यंतित वीटो का प्रयोग करेगा, उसको अपने पास ही रखा रहेगा, उस पर अपनी कोई भी स्वीकृति नहीं देगा। तो दो मामलों में अत्यंतित वीटो का प्रयोग हुआ, एक तो जब नई कैबिनेट, एक तो जो पुरानी कैबिनेट का विघटन हो गया हो और नई कैबिनेट आकर के कहे कि इस विधेयक को पारित नहीं करना है, हम अपने हिसाब से नया विधेयक लाएंगे। और दूसरा, जब निजी सदस्यों का कोई विधेयक लाया जाता है तो उस पर भी अत्यंतित वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा निलंबनकारी वीटो का प्रयोग सभी साधारण विधेयकों के साथ साथ धन विधेयकों पर भी कर सकता है, तो ये गलत है। धन विधेयकों पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया और राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया, एक बार वापस लौटा दिया कि एक बार तुम लोग जो है फिर से इस पर विचार करो कि क्या इसको पारित करना है या नहीं करना है। तो अगर संसद इसमें संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के जैसे सेम टू सेम वैसा ही इसको वापस कर दिया, बिना इसमें किसी बदलाव के राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति अब तुम इसको पारित करो, तो राष्ट्रपति वहां पे बाध्य होता है पारित करने के लिए, यानी कि सदन द्वारा राष्ट्रपति के इस जो पुनर्विचार करने के लिए भेजा था इस पावर को निलंबित कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निलंबनकारी वीटो कहलाएगा, यानी कि पुनर्विचार के बाद सदन द्वारा जब अगर फिर से उसी विधेयक को भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के पास, तो वहाँ पे राष्ट्रपति मजबूर होता है उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए। और हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग पढ़े होंगे धन विधेयकों के संदर्भ में कि धन विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज नहीं सकता है सदन में, या हम ये कह सकते हैं कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्षमादान से है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में है, पूछा है कि कितने आपके सही सुमेलित है। इसमें दिया क्षमादान, लघुकरण, विराम, प्रविलंबन और एक होता है परिहार। ये 5 तरह की क्षमादान शक्तियां होती है राष्ट्रपति की। ओके, पहला कह रहा है कि पहला क्षमादान के संदर्भ दिया है कि दोष सिद्धि माफ हो जाती है लेकिन दंड नहीं, तो ये गलत हो गया। क्षमादान में क्या होता है, दोष सिद्धि भी माफ हो जाती है और दंड भी माफ हो जाता है, यानी सजा को पूरी तरीके से माफ कर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा।
तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है लघुकरण। लघुकरण में कह रहा है कि दंड की प्रकृति को कम दंड के रूप में परिवर्तित करना। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। बहुत सारे लोग लघुकरण शब्द देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। लघुकरण का मतलब सोचते होंगे कि छोटा, यानी कि सजा की अवधि को कम कर दिया गया। 20 साल की सजा को 10 साल में परिवर्तित कर दिया, यानी कि इसकी क्या कर दिया, लघु कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। तो यहाँ पे बच्चे आप लोग गलत कर देंगे, शब्द पे मत जाइएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। लघुकरण में क्या होता है कि सजा की जो प्रकृति होती है, लघुकरण के अंतर्गत क्या होता है कि सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। जैसे मान लो किसी को कठोर कारावास की सजा दी गई होती है 20 साल की, तो 20 साल की कठोर कारावास की सजा को 20 साल की साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। ठीक है। या किसी को फांसी की सजा दी गई है, तो उस फांसी की सजा को बदल करके उम्र कैद की सजा दी गई है। यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दंड की प्रकृति में बदलाव किया जा रहा है। ठीक है। तो दूसरा सही है कि दंड की प्रकृति को कम दंड के रूप में परिवर्तित करना। विराम के अंतर्गत क्या कह रहा है कि दंड की प्रकृति में बदलाव किए बिना उसकी अवधि कम करना। तो विराम में क्या होता है बताओ। जैसे कि आप लोग मूवी देखे होंगे, किसी लेडीज को गिरफ्तार किया जाता है, उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर देती है, तो उसमें अगर वो प्रेग्नेंट रहती है तो उस दौरान क्या होता है कि उसकी सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, या फिर उसकी शारीरिक स्थिति को देख करके, उसके हेल्थ को देख करके कुछ सजा के प्रकृति को बदल दिया जाता है। मान लो फांसी की सजा देनी होगी, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, तो फांसी की सजा की जगह उसको उम्र कैद दे दी जाती है, या कठोर कारावास की जगह उसको साधारण कारावास की सजा दे दी जाती है। सिर्फ तभी दी जाएगी, विराम के अंतर्गत बस यही है कि तभी उसके सजा की अवधि को कम किया जाएगा या फिर प्रकृति को बदला जाएगा, जब उसके शरीर शारीरिक समस्याएं होगी, या फिर मानसिक रूप से रोगी होगा, या शारीरिक रूप से रोगी होगा तभी। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दंड की प्रकृति में बदलाव किए बिना उसकी अवधि कम करना, तो ये गलत हो जाएगा। प्रविलंबन में कह रहा है कि अपील के लिए समय देने हेतु सजा पर अस्थायी रोक। यानी कि कोई व्यक्ति है जो दया याचिका दायर करना चाहता है, जिसको मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे सजा दे दी गई है। ठीक है। मान लो मृत्युदंड की सजा दी गई है, तो वो चाहता है कि भाई वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करे, कुछ समय के लिए उसको थोड़ा समय मिल जाए राष्ट्रपति के लिए दया याचिका दायर, क्योंकि ये लंबी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि तुरंत बोल दिया तुरंत काम हो गया। तो उसके लिए कुछ समय के लिए उसकी सजा को रोक दिया जाता है कि चलो तुमको जो भी दया याचिका दायर करनी है तुम कर लो, उसके बाद जो भी राष्ट्रपति अपना निर्णय देगा उस बेसिस पे फिर उसकी सजा को आगे बढ़ाया जाता है। तो कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है दया याचिका, या फिर अपनी सजा को कम करने के लिए, माफी मांगने के लिए। तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट आपका सही है। और एक होता है परिहार। परिहार और लघुकरण में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो परिहार में क्या किया जाता है कि सजा की अवधि को कम कर दिया गया। जैसे कठोर कारावास है 10 साल का, तो उसके अवधि को कम करके 5 साल का कठोर कारावास दे दिया जाता है। ठीक है। तो परिहार में क्या किया जाता है, अवधि कम किया जाता है, और लघुकरण में प्रकृति को बदल दिया जाता है, यानी कठोर से साधारण कारावास। लेकिन परिहार में 10 साल की सजा को 5 साल की सजा में बदल दिया जाता है, यही अंतर होता है। ठीक है। तो पूछा है कि कितने सही सुमेलित है, 2 सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और हमेशा ध्यान देना, कभी कभी क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दे देता है कि राष्ट्रपति सभी शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। राष्ट्रपति अपनी मर्जी के आधार पर किसी को माफ या ऐसा नहीं करता है। जब तक मंत्रिमंडल अपनी जो भी सिफारिश, जो भी निर्णय मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो भी कहेगा राष्ट्रपति को कि तुमको हाँ इसको माफ करना है तो करो, माफ करना है तो वो माफ करेगा राष्ट्रपति, वरना नहीं करेगा। यानी कि पूरी तरीके से ये पूरा निर्णय जो है वो मंत्रिपरिषद के सिफारिशों पर डिपेंड करता है। ठीक है। चलो आगे देखो। और वहां पे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य होता है, अपनी मनमानी नहीं कर सकता है अपने इस क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत। ठीक है। चलो आगे देखो। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में पूछा है। पहला कथन कह रहा है कि संसदीय विधि के विपरीत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जारी किया गया अध्यादेश जो है मूल अधिकारों को सीमित कर देता है। तो आप लोग को ध्यान होगा, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही मूल अधिकारों को सीमित किया जाता है, वैसे नॉर्मली नहीं किया जाता है। तो अध्यादेश के द्वारा भी मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि अध्यादेश पूर्वव्यापी रूप से लागू हो सकता है और संसद की किसी भी मौजूदा अधिनियम को संशोधित या निरस्त कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखो,
अध्यादेश कब लाया जाता है? जब संसद के एक सदन या संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, तब राष्ट्रपति उस दौरान अध्यादेश लाता है। और राष्ट्रपति द्वारा जो भी अध्यादेश लाया जाता है उसकी जो पावर होगी, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश लाया जाएगा उस अध्यादेश की वही पावर होगी जो संसद के द्वारा कोई अधिनियम की होती है। यानी संसद ने कोई अधिनियम पारित कर दिया, कोई कानून पारित कर दिया, तो इस कानून की जो पावर होगी वही सेम पावर इस अध्यादेश की होगी। यानी संसद जो जो काम कर सकता है, जिस तरह का अधिनियम ला सकता है या संशोधन करने की जो पावर होती है, वैसा अध्यादेश को भी राष्ट्रपति को अध्यादेश के माध्यम से वही सेम पावर होती है। यानी संसद की पूरी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास चली जाती है। एक तरह से कहें, अध्यादेश के दौरान अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति संसद के पावर का प्रयोग करती है। एक तरह से आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो जिस तरह से प्रभाव संसद के अधिनियम का होता है या संसद के कानून का होता है, उसी तरह का पावर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने पर होता है, ठीक है। तो अध्यादेश के माध्यम से भी मौजूदा अधिनियमों में संशोधन किया जा सकता है या मौजूदा अधिनियम को निरस्त किया जा सकता है। बस दोनों में अंतर क्या होता है, यानी अगर संसद कोई अधिनियम लेके आता है और कानून बनाता है, तो उस कानून का क्या, उस संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून का क्या प्रभाव होता है और राष्ट्रपति द्वारा लाए गए अध्यादेश में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। देखो, संसद द्वारा अगर कोई कानून लाया जाता है तो ये स्थायी समय के लिए लाया जाता है, ठीक है। ये लंबे समय तक ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर अध्यादेश लेकर के आता है तो ये अस्थायी समय के लिए आता है, यानी कि 6 महीने के लिए ही इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन संसद द्वारा जब कोई कानून लाया जाता है तो ये स्थायी समय के लिए लाया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा कोई अध्यादेश लाया जाता है तो अस्थायी समय के लिए। जब संसद के दोनों सत्र आ जाते हैं, जब संसद के दोनों सत्र चलने लगते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा जितने भी अध्यादेश लाए जाते हैं उन सबको संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और संसद अगर उन सभी अध्यादेशों पर, यानी उन सभी अध्यादेशों पर अगर अपनी मंजूरी या स्वीकृति दे देती है, तो ये जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाई गई थी, ये 6 महीने के लिए नहीं बल्कि ये हमेशा के लिए लागू हो जाती है। यानी कि ये अध्यादेश जो है कानून बन जाता है। लेकिन तब जब संसद इसको स्वीकृति देगी, तो राष्ट्रपति द्वारा जितने भी उस 6 महीने के अंदर जितने भी अध्यादेश लाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो उस सभी अध्यादेश को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपनी मनमानी करता है, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत सही है कि मौजूदा अधिनियम को संशोधित या निरस्त कर सकता है अध्यादेश के माध्यम से, और पूर्वव्यापी रूप से लागू भी हो सकता है। यानी कि पूर्वव्यापी रूप से लागू होने का मतलब जिस डेट को अध्यादेश जारी किया गया था, उस डेट से ये एक कानून की तरह ये लागू हो जाएगा अगर संसद इसको स्वीकृति दे देती है तो। तीसरा कह रहा है कि अध्यादेश द्वारा किसी भी कर कानून में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे गलत हो गया। अध्यादेश द्वारा किसी भी कर कानून में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसा कि संसद करती है, ठीक है। बस ये है कि बशर्ते ये 6 महीने तक ही लागू रहेगा, 6 महीने तक ही कर कानूनों में परिवर्तन रहेगा। बाद में अगर संसद स्वीकृति दे देती है तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा, वरना फिर 6 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अध्यादेश जो है कर कानूनों में परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि करधान शक्तियां विशेष रूप से संसद में निहित है। तो जो जो शक्तियां संसद में निहित है वही शक्तियां जो है अध्यादेश में भी निहित रहेंगी। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तो आप लोग को ध्यान होगा कि देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अब मनोनीत सदस्य शामिल क्यों नहीं होते हैं? कॉन्सेप्ट वाली बात है। कॉन्सेप्ट वाली बात यह है कि देखो, राष्ट्रपति जो है खुद ही लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये मनोनीत सदस्य इसीलिए इसमें शामिल नहीं होते क्योंकि यहाँ पे पक्षपात होने लगेगा कि तुम अगर हमको मनोनीत करोगे या फिर ऐसा आगे भी मनोनीत करोगे तो हम तुमको वोट देंगे या नहीं देंगे, इस तरह की भी बात हो सकती है। तो अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया करिए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण की अनुमति नहीं होती है। इतना तो स्टेटमेंट आगे सही दिया हुआ है, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि लेकिन स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई पद धारण करने की अनुमति होती है। तो स्थानीय प्राधिकरण के अधीन भी कोई पद धारण करने की अनुमति नहीं होती है। सॉरी। तो पूरी तरह से ये बात है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि उपराष्ट्रपति को किसी भी लाभ का पद धारण नहीं करना होगा। नहीं करने मतलब
कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार तभी बन सकता है जब वो व्यक्ति लाभ का पद धारण नहीं किया रहता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। दूसरा कह रहा है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करो, थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ। ओके, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करना, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो लाइक कमेंट कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। ओके, चलो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी चूज कर लेगा। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट देखो, तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, तो ये गलत है। यानी कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है बिना लोकसभा में बहुमत सिद्ध किए, लेकिन केवल 6 महीने तक। 6 महीने के भीतर उसको लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि लोकसभा में पहले अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। तो नहीं, प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाए उसके बाद उसको लोकसभा में 6 महीने के भीतर बहुमत सिद्ध करना होगा। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। देखो, जो व्यक्ति सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, बशर्ते उसको 6 महीने के भीतर सदन का किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति जो है अपने मन से कोई कामकाज नहीं करता है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सिफारिशों के आधार पर ही काम करता है। अगर मंत्रिपरिषद का विघटन, मान लो लोकसभा के विघटन के बाद मंत्रिपरिषद का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि लोकसभा का विघटन हुआ तो मंत्रिपरिषद का भी विघटन हो जाता है। लेकिन अगर तुरंत मंत्रिपरिषद का विघटन हो गया तो उस दौरान राष्ट्रपति काम कैसे करेगा, किसकी सिफारिशों के आधार पर काम करेगा। इसीलिए जब तक नई मंत्रिपरिषद नहीं आ जाती है तब तक पुराना वाला मंत्रिपरिषद काम करता रहता है, राष्ट्रपति को सिफारिश देता रहता है। ठीक है, तब तक जब तक नई मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। जब नई सरकार आती है तो उसका अपना नया मंत्रिपरिषद बनता है। ठीक है, तो नया मंत्रिपरिषद के गठन तक पुराना वाला मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रहता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव शामिल होते हैं, तो दूसरा गलत हो गया। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, संसदीय सचिव शामिल नहीं होता है मंत्रिपरिषद में। हालांकि संसदीय सचिव मंत्रियों को सलाह वाला देने के लिए रहता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का अभिन्न अंग नहीं है ये। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री है, लेकिन संसदीय सचिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत है। तीसरा जो है, मंत्रियों के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। मंत्रियों का वेतन भत्ता जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा, संसद द्वारा। क्योंकि मंत्री जो है, इस आगे कह रहा है कि क्योंकि मंत्री उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो नहीं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है वो अलग बात है, लेकिन वेतन भत्ता जो है निर्धारित किया जाएगा वो संसद द्वारा किया जाएगा। तीसरा वाला गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही होगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्तावों के से उपयुक्त में से कितनों को पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, ये प्रभावी बहुमत क्या है। प्रभावी बहुमत को बहुत साधारण भाषा में समझना ये इम्पोर्टेंट है। हमेशा अक्सर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ देता है, हालांकि अभी तक जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करें सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं दृष्टि वालों ने, काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो प्रभावी बहुमत क्या है। मान लो राज्यसभा में 245 मेंबर है। ठीक है, अब 245 मेंबर में से 5 मेंबर त्याग पत्र दे दिए। ठीक है,
या फिर इनमें से किसी की डेथ हो गई, तो 5 सीट क्या हो गई भाई, ये 5 सीट क्या हो गई, खाली हो गई। 5 सीट क्या हो गई, खाली हो गई। अब 5 सीट खाली हो गई तो मतलब 245 में से आप 5 घटा दो तो कितना आया आपका, 240 आया। तो 240 लोग हैं, कुल सीटें कितनी, तो 245 थी, लेकिन 5 लोगों ने रिजाइन दे दिया तो 240 सीटें बची। तब मान लो किसी विधेयक पर वोटिंग होना है, ठीक है, तो किसी विधेयक को पारित होने के लिए, विधेयक नहीं सॉरी, मान लो किसी को पद से हटाना है, जैसे राज्यसभा के उपसभापति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, या लोकसभा का उपाध्यक्ष हो गए, तो इनको हटाना है। तो प्रभावी बहुमत में क्या होगा कि 240 जितने हैं, यानी कि जितनों ने त्याग पत्र दे दिया, कुल सीटों में से उनको घटा दो, तो जो सीटें बची यानी 240 सीटें बची, तो इन लोगों वोटिंग करेंगे। तो जब वोटिंग जो है 50% प्लस 1 यानी 50% से ज्यादा मत किसी के हिस्से में जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रभावी बहुमत कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 50, हमें कितना, अगर प्रभावी बहुमत से जीत हासिल करनी है तो कितना वोट चाहिए हमको, 120 प्लस 1 यानी 121, कम से कम 121 वोटों की जरूरत होगी। तो यही हमारा जो है प्रभावी बहुमत होगा। तो प्रभावी बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कितनों कितनों को पद से हटाया जाता है, तो प्रभावी बहुमत द्वारा कितनों को पद से हटाया जाता है, तो राज्यसभा के उपसभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को और लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सभी 3। प्रभावी बहुमत समझिए, अगर नहीं समझे तो एक बार कमेंट में फिर से बता देना, मैं समझा दूंगी। चलो आगे देखो, संसदीय कार्रवाई के उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान सदस्य न केवल मंत्रियों से बल्कि गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि प्रश्नकाल में न केवल मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है बल्कि गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि शून्यकाल एक औपचारिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से सदस्य सदन में अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले उठा सकते हैं। देखो, जो शून्यकाल है एक औपचारिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक अनौपचारिक व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे देखो, संसदीय प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि स्थगन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ओके, तो देखो, स्थगन प्रस्ताव एक तो किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आगे गलत हो गया। आगे कह रहा है कि उसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ओवरऑल ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे मान लो कि सदन में रोज की तरह चर्चा परिचर्चा हो रही है, उस पर वोटिंग हो रही है, लेकिन मान लो अचानक से कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, रेल दुर्घटना हो गई, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। तो सब काम वो ठप करके, जो सदन में काम चल रहा होता है नॉर्मली, उस सभी काम को रोक करके इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि सरकार कैसे काम करती है, सरकार ने कोई नियम अच्छे से नहीं बनाया, या फिर या अगर ये रेल दुर्घटना हुई है तो कितने लोगों को कितना मुआवजा दिया जाएगा, इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। तो यानी कि जो नॉर्मली कामकाज चल रहा था उसको स्थगित करके किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। बस बशर्ते ये है कि 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। अगर 50 सदस्यों का समर्थन मिल जाता है कि हाँ, इस मुद्दे पर सभी काम को रोक करके इस मुद्दे पर चर्चा होना जरूरी है, अगर 50 सदस्य इसका समर्थन कर देते हैं तो स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है और उस मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा में नहीं। तो लोक स्थगन प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा कह रहा है कि विश्वास प्रस्ताव आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है, जिसे सरकार को लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है। तो विश्वास प्रस्ताव जो है विपक्षी दलों द्वारा नहीं बल्कि सत्ताधारी दल द्वारा लाया जाता है। विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। सरकार को गिराने के लिए विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और सरकार खुद को बचाने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है, यानी जो सत्ताधारी दल है खुद को बचाने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाएगी। यहाँ पे स्टेटमेंट दूसरा भी गलत हो गया, यहाँ पे विपक्षी दल नहीं बल्कि सत्ताधारी दल होना चाहिए था। लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा पहला भी गलत था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए,
अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा में उपरोक्त में से कितने शामिल हैं? तो धन विधेयक आपके अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसमें धन विधेयक में जैसे कि किसी कर से संबंधित कोई प्रावधान है कहा, या फिर सरकार उधार लेना चाह रही है, किसी को उधार देना चाह रही है, या कर में कमी करना चाह रही है, या कर को समाप्त करना चाह रही है, और इसके अलावा धन संचित निधि से धन निकाला जा रहा है या धन जमा किया जा रहा है, आकस्मिक निधि से धन निकाला जा रहा है या जमा किया जा रहा है, या भारत के लोक लेखा से धन का विनियोग हो रहा है, तो ये सभी प्रावधान जो है आपके धन विधेयक के अंतर्गत, यानी इन सभी को धन विधेयक माना जाएगा। जो सभी धन कर से जो ऐसे विधेयक जो धन से संबंधित होंगे, जो कर से संबंधित होंगे, ये जो उधार लेने से संबंधित, जो सरकार के उधार लेने से संबंधित होंगे, या ऐसे विधेयक जो भारत की संचित निधि से धन निकालने से संबंधित होंगे या धन जमा करने से संबंधित होंगे, ये सभी धन विधेयक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चारों जितने भी दिए हैं चारों, ये सभी जो है धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया है कि किस किस मामलों के तहत कोई विधेयक धन विधेयक कहा जाएगा और किन मामलों के तहत कोई विधेयक धन विधेयक नहीं कहा जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है, पढ़ लेना। आगे देखो, आगे कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में वित्त विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि धन विधेयक की तरह ही वित्त विधेयक 2 को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। देखो, एक वित्त विधेयक 1 होता है, एक वित्त विधेयक 2 होता है। ठीक है, जो वित्त विधेयक 1 है, वित्त विधेयक 1 और धन विधेयक दोनों एक समान होते हैं। दोनों का नेचर लगभग एक समान होता है। धन विधेयक यहाँ पे लिख देते हैं, धन विधेयक। अब स्टेटमेंट में देखना, तो धन विधेयक की तरह ही वित्त विधेयक, धन विधेयक की तरह वित्त विधेयक 2 नहीं बल्कि वित्त विधेयक 1 होता है। जिस तरह से धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, उसी तरीके से वित्त विधेयक 1 को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन जो वित्त विधेयक 2 है, इसको लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि वित्त विधेयक 1 संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति द्वारा ऐसा करने की अनुशंसा न किया जाए। देखो, नॉर्मली क्या होता है, धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरीके से वित्त विधेयक 1 को भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति द्वारा जब वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, तो दोबारा उसकी राष्ट्रपति की अनुशंसा की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, फिर से पढ़ो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारीकी से ये स्टेटमेंट दिया है जो नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देंगे। तो दूसरा क्या कह रहा है कि वित्त विधेयक संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक राष्ट्रपति द्वारा ऐसा करने की अनुशंसा न किया जाए। पहले ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी गई, पहले ही राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है, तो दोबारा राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है पारित करने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति की इसको वित्त विधेयक 1 को लाने से पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तभी इसको लोकसभा में पारित किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला गलत था, दूसरा गलत है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक साइड अनुदान के प्रकार दिए हुए हैं, दूसरी साइड इनका विवरण दिया हुआ है। पूछा है कि कितने सही सुमेलित हैं। ओके, अनुपूरक अनुदान, अनुपूरक अनुदान के संदर्भ में दिया है कि इसकी मांग तब की जाती है जब वित्तीय वर्ष के दौरान बजट में किसी सेवा के लिए अधिकृत राशि अपर्याप्त होती है। ओके, तो एक चीज आप लोग पहले समझिए कि सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं लाई जाती हैं, तरह तरह के पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं, तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए जाते हैं। कहीं पे सड़क बनवाना है, कहीं पे हाईवे बनवानी है, कहीं पर सुरंग बनवाना है, तो गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो ये सब काम कहाँ से करेगा? जब उसके पास पैसा होगा। और पैसा कहाँ से मिलेगा? बाहर की संचित निधि से लेगा। तो ये पैसा ऐसा तो है नहीं कि सरकार अपने मन से ले लेगा कि जितना उसको जरूरत हुआ वो खजाने से निकालते जा रहा है, इस पे कोई रोक ही नहीं है। तो सरकार को जब पैसा चाहिए होता है, जब धन की जरूरत होती है किसी भी काम के लिए, तो वो संसद में इसके लिए बजट पेश कर, संसद में मांग करता है कि हमको इस काम के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमको ये काम के लिए इतना पैसा चाहिए।
तो जब संसद के सभी मेंबर्स इस पे वोट करते हैं और इसकी मंजूरी मिल जाती है, तब जा करके इनको धन आवंटित होता है। अब देखिए, जैसे बजट पारित होता है, हर वित्तीय वर्ष में बजट लाया जाता है। तो वित्तीय वर्ष में जब बजट लाया जाता है तो सभी मंत्रालयों को धन आवंटित किया जाता है। जैसे शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके बाद आपका परिवहन, ऊर्जा मंत्रालय, तो अलग अलग मंत्रालयों के लिए धन आवंटित किया जाता है। ठीक है, तो ये धन आवंटित जब किया जाता है बजट के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि जितना पैसा दे दिया गया उतने में ही काम हो जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि पैसे कम पड़ जाए उस काम के लिए। तो इसी तरह से तरह तरह के अनुदान होते हैं, जरूरत के हिसाब से मांग की जाती है। तो जिस हिसाब से जरूरत होती है उस हिसाब से अलग अलग अनुदान है। ठीक है, हम उन्हीं अनुदान के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुपूरक अनुदान क्या है? जैसे कि मान लो सरकार एक वित्तीय वर्ष में बजट पारित कर दिया गया, अलग अलग मंत्रालयों को पैसा दे दिया गया है। तो मान लो कि शिक्षा मंत्रालय को पैसे धन आवंटित किया गया 10,000 या 20,000 करोड़ रुपया। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपया एक वित्तीय वर्ष के लिए धन आवंटित कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि उस वित्तीय वर्ष के बीच में ही या उस वित्तीय वर्ष के आते आते लास्ट में ऐसा हुआ कि इस शिक्षा मंत्रालय को पैसा कम पड़ गया। कहीं पे स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगवाने पड़ गए, डिजिटल बोर्ड लगवाना हुआ, या फिर बुक्स बांटने हुए, या फिर और सारे स्कूल्स कॉलेजेस खोले गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि पैसे की कमी पड़ गई। जितना धन इन्होंने मांगा था उतना धन तो खर्च हो चुका, अब उनके पास पैसा नहीं बचा इस काम को करने के लिए। ठीक है, जो जो काम इन्होंने गिनवाए थे कि हमको ये काम करने हैं, तो उसी हिसाब से इनको पैसा मिला था। अब वो पैसा कम पड़ गया इन लोग को। तो भैया पैसा कम पड़ गया तो अब ये क्या करेंगे सरकार? अब ये सरकार जाएगा संसद में, सदन में जाएगा, कहेगा कि हमको 1,000 करोड़ रुपया और चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए। जितने काम अभी काम चल रहा था अब रुक गया है, पैसा कम पड़ गया, मुझे और पैसे दो ताकि पूरा काम हो सके। तो 1,000 रुपये चाहिए। तो इन्होंने अनुपूरक अनुदान की मांग की। 1,000 करोड़ रुपए इनको पैसा चाहिए। तो अब लोग जो है संसदन में इस पर मत होगा, वोटिंग होगी। जब वोटिंग हो जाएगी इनके पक्ष में होगा तो फिर इनको पैसा मिल जाएगा। तो इसी को अनुपूरक अनुदान कहते हैं। ओवरऑल ये कि ये मांग तब की जाती है जब वित्तीय वर्ष के दौरान बजट में किसी सेवा के लिए जितनी अधिकृत राशि यानी जितनी राशि दी गई थी वो कम पड़ जाती है, तो उनको अतिरिक्त यानी और अधिक धन की जरूरत पड़ती है। तो इसी को कहते हैं अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान के माध्यम से ही पैसे मांग की जाती है अपना एक्स्ट्रा खर्च के लिए, कि काम पूरा हो जाए, काम रुकावट ना आए। ठीक है, इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा बजट भी कहा जाता है। कभी कभी एक्स्ट्रा बजट शब्द लिख दे तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, तो पहला तो सही सुमेलित है। दूसरा कह रहे हैं अतिरिक्त अनुदान। देखो कभी कभी क्या होता है कि मान लो शिक्षा मंत्रालय से हम लोग, शिक्षा नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय को लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब बजट पेश हो रहा था तो अपना लिस्ट गिना दिया कि भैया हमको ये काम 1 साल के अंदर करनी है, हमको इतना पैसा चाहिए। तो मान लो इसने 20,000 करोड़ रुपया मांग लिया। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए की मांग की तो इनको बजट जब पारित होता था इनको धन इतना आवंटित कर दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय को। लेकिन बीच में क्या हुआ, उसी वित्तीय वर्ष के दौरान कोरोना आ गया। ठीक है, अब भाई अचानक से आई हुई आपदा है, कोरोना आ गया। कोरोना के लिए कोरोना किस तरह का वायरस है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, इफेक्टिव कितना नहीं है, किस तरह से फैलता है, इसके लिए एक रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा। तो इस रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए पैसा चाहिए इसको। है, ये एक नया काम हुआ ना, ये एक नया काम है। इसमें जो बजट में जिन्होंने जिन जिन चीज़ों की मांग की थी वो चीज़ें, उन चीज़ों के लिए इनको पैसे की जरूरत नहीं है। एक अचानक से एक नया काम आ गया, भाई कोरोना आ गया तो एक नया रिसर्च सेंटर स्थापित करना है कोरोना के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए, नए इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। तो इस नए काम के लिए भैया जो पैसा चाहिए, अब ऐसा तो है नहीं कि इनके पास जो पहले से पैसा है वो अलग अलग कामों के लिए निर्धारित है कि हमें शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, तो ये चीज़ें लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराना है फ्री में, अलग अलग जगहों पे कैंप स्थापित करने हैं, पशु स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। तो इसके लिए तो इन्होंने पहले से धन मांग रखा था। तो इनको जो नया काम करना था, जो कोरोना आया, तो इस कोरोना के लिए इनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए स्वास्थ्य मंत्रालय को। तो ये एक्स्ट्रा पैसा इनको कहाँ से मिलेगा? ये जाएंगे सदन में मांग करेंगे, नई बजट मांग करेंगे, तो उनको वहाँ से फिर भाई लोग वोट करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा।
तो इसी को क्या कहेंगे, प्रत्यानुदान। ये क्या होता है, नए काम के लिए, जब नया अचानक से बीच में कोई नया काम आ गया तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। अतिरिक्त अनुदान में क्या था, पुराना काम जो था, पुराना काम के लिए इनको पैसा चाहिए था जब यहाँ पे पैसा कम पड़ गया था। ठीक है, इसी काम को कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखने के लिए इनको अतिरिक्त पैसे की जरूरत थी अतिरिक्त अनुदान में। और प्रत्यानुदान में क्या था कि अचानक से बीच में नया काम आ गया तो इस नए काम के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ी वो प्रत्यानुदान के माध्यम से मांग की जाती है। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे पहले तो सही था। दूसरा कह रहा है कि यह अनुदान तब प्रदान किया जाता है जब मांग इतनी तत्काल एवं अनिश्चित हो कि बजट में विस्तृत अनुमान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है। अभी आप इसको समझेंगे। इसको जो जो लिखा हुआ है ये किस मांग के लिए लिखा गया पता है, प्रत्यानुदान के लिए लिखा गया। अच्छा, ये तो सही है, हम लोग दूसरे की डिस्कस कर रहे थे। एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो है ना, ये अनुदान तब प्रदान किया जाता है जब किसी सेवा पर बजट में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि खर्च की जाती है। तो ये दूसरा वाला आपका गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला सही था कि पैसा कम पड़ गया तो इनको पैसे की मांग की। दूसरे वाले क्या था, नई सेवा, इन्होंने अचानक से एक नया सेंटर बनाना पड़ गया, रिसर्च सेंटर, तो उसके लिए पैसा चाहिए, नए काम के लिए पैसा चाहिए होता है। यहाँ पे पैसा कम पड़ रहा था, यहाँ पे नया काम आ गया, इसलिए हमको नया पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरा वाला गलत हो गया कि बस किसी सेवा बजट पे इस धनराशि से अधिक धनराशि खर्च की, ये गलत हो गया। तीसरा कह रहा है प्रत्यानुदान। यह अनुदान तब प्रदान किया जाता है जब मांग इतनी तत्काल एवं अनिश्चित हो कि बजट में विस्तृत अनुमान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। देखो, प्रत्यानुदान क्या होता है, अचानक से मान लो किसी रक्षा मंत्रालय को धन आवंटित किया गया, कुछ मान लो 20,000 करोड़ रुपया। ठीक है, ऐसे अनुमान बता रही हूँ कि मैं 20,000 करोड़ रुपए धन आवंटित किया गया रक्षा मंत्रालय को। लेकिन अचानक से पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया उसी वित्तीय वर्ष के दौरान। इसके लिए तो पैसा निर्धारित नहीं किया गया था कि भैया इस साल युद्ध होगा। किसी को पता थोड़ी ना होता है कि कब युद्ध होगा, कब क्या होगा। और अगर युद्ध होता है तो हमको ये नहीं पता होता है कि कितने हथियार लगेंगे, कितने तेल खर्च होंगे, कितने सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा लगेगा। और ये गंभीर स्थिति होती है। और इस दौरान भाई सदन में इसके लिए लंबी चौड़ी चर्चा परिचर्चा हो, फिर धन आवंटित हो, इतना लंबा प्रोसेस है। तब तो पता चला पाकिस्तान हमारे सिर पे ना आकर के। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसके लिए प्रत्यानुदान लाया जाता है कि भाई प्रत्यानुदान क्या होगा, युद्ध अब नहीं पता कि कितने संख्या में हथियार की जरूरत पड़ेगी, मिसाइलों की कितनी संख्या में जरूरत पड़ेगी, इसके लिए बहुत लंबा लेखा जोखा करना पड़ेगा। इसलिए वहां पे क्या किया जाता है सदन में कि इनको ब्लैंक चेक दे दिया जाता है, एक मुश्त धनराशि दे दी जाती है कि आप लो इतने पैसे, जितनी आपको ज़रूरत है आप खर्च करो। बाद में जो है जब युद्ध समाप्त हो जाता है, माहौल शांत हो जाता है, तो बाद में वित्तीय बजट जब नया वित्तीय वर्ष आने वाला रहता है उसके पहले इस पे चर्चा होती है कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। ऐसा नहीं कि बस आपने मनमानी खर्चा कर दिया, इसके पूरे ब्यौरा देना पड़ता है बाद में जब युद्ध समाप्त हो जाता है तब। तो इसको एक तरह से ब्लैंक चेक कहा जाता है इसको, कि प्रत्यानुदान को, कि गवर्नमेंट को इसके लिए ब्लैंक चेक दे दिया जाता है, आपको जितनी ज़रूरत है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन का प्रयोग करें। तो यहाँ पे दिया है कि यह अनुदान तब प्रयोग किया जाता है जब मांग इतनी तत्काल एवं अनिश्चित हो कि बजट में विस्तृत अनुमान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये तीसरा सही है। चौथा कह रहा है सांकेतिक अनुदान। इसकी मांग तब की जाती है जब धन पुनर्वियोग द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है और इसमें कोई अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं होता है। देखो, सांकेतिक अनुदान में क्या होता है कि जैसे सरकार कोई काम कर रही है उसी वित्तीय वर्ष में, तो अचानक से कोई नया काम करने लगती है। ठीक है, अचानक से मान लो कोई नया पोर्टल लॉन्च कर दिया। ठीक है, सरकार ने इसके लिए पैसा नया, तो सरकार के पास ऑलरेडी सरकार ने कहा कि देखो मेरे पास इसके लिए पैसा है, नया पोर्टल लॉन्च करने के लिए मेरे पास पैसा बचा हुआ है, जो धन आवंटित किए थे आप लोग मुझे, जो पैसा दिए थे उसमें से कुछ पैसा बचा हुआ था, तो बचा हुआ पैसे का प्रयोग हम नया पोर्टल लॉन्च करने में कर दिए। तो हमें अतिरिक्त पैसा नहीं चाहिए, बस हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि हमने एक नया पोर्टल, एक नया काम किया है, एक नई परियोजना लाई है, एक नई योजना लॉन्च किया है, वो अपने पैसे, जो बचा हुआ पैसा था उस पैसे से लॉन्च किया है। ठीक है, तो बस एक सांकेतिक तौर पे दिखाने के लिए कि हमने एक नया काम किया है, एक नई योजना लाई है, उसके लिए हमें पैसा नहीं चाहिए, बस तुम्हें हम बताना चाहते हैं कि हमने ये नया काम किया है। इसलिए क्या करेंगे इन लोग कि सरकार सदन में जाएंगे और 1 रुपए की मांग करेंगे।
ऐसा नहीं है कि इनको 1 रुपए की ज़रूरत है, बस दिखाने के लिए कि हमको 1 रुपए की माँग करते हैं। ये दिखाने के लिए कि हम एक नया काम किए हैं, उस एक नई योजना लाए हैं जो कि पहले से निर्धारित नहीं था, पहले से बजट में इसकी माँग नहीं की गई थी, ना ही इसके लिए कोई धन आवंटित किया गया था। बस हम इसके लिए जो पैसा बचा हुआ था हमारे पास अलग काम के लिए, वहाँ पे पैसा बच गया था, उस बचे हुए पैसे का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। तो इसके लिए बस वो लोग क्या करते हैं, सदन में 1 रुपए की माँग करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमने एक नया काम किया बस। तो यहाँ पे जो चौथा है ये भी सही सुमेलित है। तो पूछा था कि कितने सही सुमेलित है, तो 3 सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक प्रसुविधाएं अधिनियम 1998 के तहत राज्यसभा में मान्यता प्राप्त समूह से तात्पर्य उस समूह से है जिसमें 15 से 24 सदस्य हों। और लोकसभा के लिए क्या होता है, लोकसभा के लिए जिसमें 30 से 54 सदस्य होते हैं, तो उस समूह को क्या कहा जाता है, मान्यता प्राप्त समूह कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। लेकिन राज्यसभा में कह रहा है कि राज्यसभा में नियम समिति नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। राज्यसभा में भी नियम समिति होती है जिसमें 16 सदस्य होते हैं, और यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, इस वजह से आपका पहला स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षण वाले स्वायत्त एवं अर्ध स्वायत्त निकायों के लेखा की जांच करती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके द्वारा न केवल तकनीकी अनियमितताओं के लिए बल्कि मितव्ययिता और उपयुक्तता के लिए भी सार्वजनिक व्यय का मूल्यांकन किया जाता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। बस यही एक समझिए कि लोक लेखा समिति के बारे में जो ये काम करता है उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत डिटेल में बताने की जरूरत है। तीसरा कह रहा है कि इसके पास सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले व्यय को अस्वीकृत करने या रोक लगाने की शक्ति होती है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। लोक लेखा समिति का काम होता है पोस्टमार्टम करना, यानी कि सरकार ने कितना खर्च किया उसकी जांच पड़ताल करना, कि वाकई में जितना सरकार ने बताया है कि 20,000 या 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो उसका पूरा चेक करता है कि हाँ ये सही इतना खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। ये रोक लगाने या अस्वीकृत करने का काम इसका नहीं होता है, बस ये कि जो व्यय हुआ है व्यय की जांच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ये जो भी ये सिफारिश करता है ये बाध्यकारी नहीं होता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी बात माने या न माने, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। और लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं, लोक लेखा समिति में कुल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। इसकी स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में हुई थी। ये भी कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इसके सदस्यों का चुनाव जो है समानुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरी मत के माध्यम से किया जाता है। और इसके अध्यक्ष जो है, हमेशा ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष जो है 1967 से लगातार विपक्षी दल का सदस्य ही बनता आ रहा है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, कभी कभी स्टेटमेंट में दे दे कि इसका सदस्य जो है सत्ताधारी दल का मेंबर होता है, नहीं, विपक्ष दल का सदस्य होता है इसका अध्यक्ष। तो कितने कथन सही हुए, 2 कथन सही हुए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। मान लो राष्ट्रपति को किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह चाहिए होता है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं, तो इसके लिए 5 सदस्यों की, कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठनी चाहिए इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर निर्णय लेने के लिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर किसी भी परिस्थिति में संसद या राज्य विधानमंडलों में चर्चा नहीं की जा सकती। देखो बेसिकली नियम ये है कि जितने भी सर्वोच्च न्यायालय हो गया या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, इनके आचरण पर संसद में या राज्य विधानमंडल में चर्चा परिचर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में, तो यही जो शब्द है ना, किसी भी परिस्थिति में, ये शब्द पूरे स्टेटमेंट का नेचर चेंज कर दिया, और इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जब भी स्टेटमेंट में कभी भी किसी भी कोई भी ये सब स्टेटमेंट शब्द दे, तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। किसी भी नहीं, जब महाभियोग लगता है, महाभियोग के दौरान इनके आचरण पे
चर्चा हो सकती है। तो इसीलिए ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि संसद द्वारा विशेष महत्व के विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठकें की जा सकती हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। संसद द्वारा विशेष महत्व के विषयों पर चर्चा के लिए जो संसद के सभी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, आपस में गुप्त बैठक कर सकते हैं। तो ये संसदीय विशेषाधिकार है। संसद के जितने सदस्य हैं उनका कुछ सामूहिक विशेषाधिकार होता है, उनको कुछ सामूहिक रूप से शक्तियां प्राप्त होती हैं, और कुछ को मतलब कुछ कुछ व्यक्तिगत अधिकार भी इनको प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा देखो, कह रहा है कि विशेषाधिकार के हनन या सदन की अवमानना के लिए संसद अपने सदस्यों को तो दंडित कर सकती है, लेकिन बाहरी लोगों को नहीं। तो बाहरी लोगों को भी दंडित कर सकती है। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। लोकसभा के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? लोकसभा के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना जो है निर्वाचन के बाद पहली बैठक से की जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय, पहला कथन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, न कि प्रशासनिक व्यय। तो ध्यान रखना कि भारत की संचित निधि पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भारित होते हैं, और साथ में उनका प्रशासनिक व्यय भी भारित होता है। इस वजह से ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। इसमें कह रहा है कि प्रशासनिक व्यय भारित नहीं होता है भारत की संचित निधि पर, तो होता है। ठीक है। तो इसलिए ये पहला गलत हो गया। अक्सर ये स्टेटमेंट एग्जाम में दे देता है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो केवल दूसरा वाला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना मत भूलना। ठीक है। चलो आगे देखो, आगे है अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल संवैधानिक विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामलों में ही अपील की विशेष अनुमति दे सकता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जब भी मैंने बोला है कि स्टेटमेंट में अगर केवल शब्द दे दे तो अक्सर ऐसा होता है कि स्टेटमेंट गलत होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय न केवल संवैधानिक विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामलों में ही अपील की विशेष अनुमति दे सकता है, बल्कि आपराधिक, दीवानी, आयकर से संबंधित, श्रम से संबंधित मामलों में भी अपील की अनुमति दे सकता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सैन्य न्यायालयों सहित किसी भी न्यायालय अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दी जा सकती है। तो देखो, सैन्य न्यायालय इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दी जा सकती है, तो नहीं दी जा सकती। सैन्य न्यायालय को छोड़ करके अन्य न्यायालयों या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दी जा सकती है, लेकिन सैन्य न्यायालयों के विरुद्ध नहीं। तो इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सॉल्व करना चाहते हैं तो आरडी सर ने बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है। और पीडीएफ भी आपको विजन आईएएस का मिल जाएगा, दृष्टि आईएएस का मिल जाएगा, फोरम आईएएस का मिल जाएगा, और संस्कृत आईएएस का मिल जाएगा। ठीक है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कितने जनहित याचिका के स्वीकार्य दायरे में आते हैं? ठीक है। तो जनहित याचिका का मतलब क्या है कि मान लो कोई गरीब इंसान है, उसको पता ही नहीं कि उसके साथ शोषण हो रहा है, और वो उसको इतनी जानकारी भी नहीं है, तो और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपने अधिकारों की मांग के लिए या न्याय की मांग के लिए कोर्ट में जा सके। और आपको पता होगा कि कोर्ट में एक नॉर्मल मुकदमा के लिए भी वकीलों को कितना पैसा देना पड़ता है। इसके लिए अतिरिक्त बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे असहाय लोग जो अपनी न्याय की मांग नहीं कर सकते हैं, तो इनकी तरफ से समाज का कोई भी कार्यकर्ता जो इनकी तरफ से लड़ना चाहता है, इनको न्याय दिलाना चाहता है, वो कोर्ट में जा करके इनकी तरफ से याचिका दायर कर सकता है। या फिर कहें तो कोई एनजीओ भी इनकी तरफ से न्याय की मांग कर सकता है। ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे जेल में बहुत सारे कैदी बंद होते हैं, तो इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, इनके अधिकारों का हनन होता है। तो कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इनके प्रति सजग हो, इनके अधिकारों के प्रति सजग हो, इनको महसूस कराए कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप इसकी मांग करिए। ऐसे आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जो जिनके साथ शोषण होता है और उनको पता भी नहीं चलता।
ठीक है। तो ये पीआईएल के स्वीकार्य दायरे में आते हैं। कौन कौन आएंगे? तो बंधुआ मजदूरों से संबंधित मुद्दे हो गए। पुलिस द्वारा अगर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया जाता है तो पारिवारिक पेंशन को लेकर के याचिका दायर किया जा सकता है, जनहित याचिका। लेकिन मकान मालिक किराएदार संबंधी मामले में नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन सा सही है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरण किया जाएगा मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर या मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो ये उल्टा लिख दिया है इसमें, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श किया जाएगा, तो ये गलत हो गया। बल्कि राष्ट्रपति द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन केवल उस न्यायाधीश द्वारा जिसका स्थानांतरण किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भाई देखो, हमेशा जब भी स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है न्यायाधीशों का, तो काम के लिए किया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर के अच्छे से काम करें। दंड के स्वरूप नहीं किया जाता है। कभी कभी स्टेटमेंट में दे देगा कि उनको दंड के तौर पे उनका स्थानांतरण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए स्थायी लोक अदालतें गठित करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है। स्थायी अदालतों का गठन कब किया गया था? स्थायी लोक अदालतों का गठन 2002 में संशोधित किया गया था। कब? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को, उसी दौरान भी इसका गठन हुआ था। और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए गठित किया था। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे कि बिजली, पानी और ये जैसे बीमा हो गया, इन सब से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया था। दूसरा कह रहा है कि स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। तो ये गलत है। स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष जो है जिला न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि स्थायी लोक अदालत का सभी आपराधिक मामलों पर क्षेत्राधिकार होता है, जिनमें ऐसे अपराध भी शामिल है जो शमनीय नहीं है। देखो, एक होता है शमनीय, दूसरा होता है अशमनीय। ठीक है, ठीक है, शमनीय अपराध और अशमनीय अपराध। देखो, शमनीय अपराध क्या होता है? जैसे मान लो कि किसी जमीन के लिए दो लोगों के बीच झड़प हो गई, ठीक है, या फिर कहे तो किसी संपत्ति को लेके लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई पारिवारिक मामला है, दो भाइयों के बीच आपस में झगड़ा हो गया। तो मतलब ऐसे मामले जब दोनों पक्षों में सेटलमेंट हो सकता है, वो सभी शमनीय मामले के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा मामला जो आपराधिक प्रवृत्ति का हो, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला का रेप कर दिया गया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि दोनों के बीच आपस में सेटलमेंट हो जाए, सेटलमेंट तो नहीं हो सकता, इस अपराधी को सजा मिलेगी। लेकिन शमनी में क्या होता है कि दोनों के बीच आपस में सेटलमेंट करा दिया जाता है, दोनों पक्षों के बीच, तो शमनीय कहलाएगा। लेकिन अशमनीय में ऐसे मामले आते हैं जो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, जिसमें सजा का प्रावधान होता है, ऐसे जिसमें दंड दे करके ही मामला निपट सकता है, सेटलमेंट के माध्यम से नहीं। ठीक है, अब चलो स्टेटमेंट पे आओ। तो स्थायी लोक अदालत जो है कह रहा है कि सभी आपराधिक मामलों पर क्षेत्राधिकार होता है। तो सभी आपराधिक मामलों पर क्षेत्राधिकार नहीं होता है, केवल शमनीय मामलों पर ही क्षेत्राधिकार होता है, अशमनीय मामलों पर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पूछा था कितने सही है, तो केवल एक कथन सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये सिविल और आपराधिक दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ग्राम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी अर्थात न्यायाधिकारी की नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि ग्राम न्यायालयों के निर्णय अंतिम होते हैं तथा उनके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। तो ये गलत हो गया। इनके निर्णय अंतिम नहीं होते, इनके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। पूछा है कितने सही है, तो केवल 2 सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विधिवत अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को 2 वर्ष से अधिक की अस्थायी अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका मुख्य न्यायाधीश नहीं, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? इसमें कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विधिवत अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को, तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नहीं होना चाहिए था, राष्ट्रपति द्वारा। हमेशा ध्यान देना कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक के लिए की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय में जब हाई कोर्ट में काम का भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में न्यायाधीशों की संख्या कम लगने लगती है। तो भाई भार बढ़ गया, तो उस भार को कम करने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2 साल या 2 साल से अधिक के लिए की जाती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी विधिवत अर्हता प्राप्त व्यक्ति को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। कार्यवाहक मतलब मान लो कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी तबीयत खराब हो गई या मान लो डेथ हो गई, तो उसके काम उसकी जगह कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। तो दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरा इतना नाक जाम है ना, सच बताओ, बोलने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। लेकिन मैं 2-3 दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, तो मेरे अंदर से मेरी आत्मा कह रही थी कि क्लास लो, चाहो जैसे लो। इस वजह से मैं आज क्लास ले रही, वरना तो नॉर्मली मैं नहीं बोल पा रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किया जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो पहला तो सही है, लेकिन यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि 15वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष की थी। किस संविधान संशोधन द्वारा? 15वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, न कि 42वें। तो यहाँ पे पहला सही था, दूसरा गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। आगे देखिए, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन केवल अनुच्छेद 356 में उल्लिखित आधारों पर ही लगाया जा सकता है। ये पहला गलत हो गया आपका। आप लोग को ध्यान होगा कि राष्ट्रपति शासन 356 के साथ साथ अनुच्छेद 356 के साथ साथ अनुच्छेद 365 के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य में। 356 और 365 में अंतर क्या है? देखो, अनुच्छेद 356 कहता है कि अगर राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को इसके बारे में अवगत कराए कि राज्य जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, आप हमारे मतलब राज्य में, संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाओ। ठीक है, और 365 ये कहता है कि अगर राज्य संसद द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो यहाँ पे केवल अनुच्छेद 356 नहीं, बल्कि 365 के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है, रुकिए जरा, इरेज कर दें। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को जारी होने की तिथि से 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि 2 माह के अंदर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन करना आवश्यक होता है, तभी राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, तो दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बजट निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, हर साल अक्सर कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। तो बजट निर्माण के चरणों का सही क्रम क्या है? तो देखो, पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुत करने के बाद बजट सामान्य चर्चा होती है, तो यानी पहले नंबर पे यह आएगा। फिर सामान्य चर्चा के बाद अनुदानों पर मांग की जाती है, दूसरे नंबर पे ये होगा। अनुदानों की मांग के बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, तीसरे नंबर पे होगा। उसके बाद वित्त विधेयक पारित होता है। तो आपका क्रम क्या बना? 1 4 2 3। ठीक है, चलो आगे देखो।
राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद की स्वीकृति के बिना किसी भी समय राष्ट्रीय आपातकाल को निरस्त किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है 2 माह के भीतर। ठीक है, नहीं 1 माह के भीतर, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, तो 1 माह के भीतर दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब इसको निरस्त करना होता है तो राष्ट्रपति अपने मन से बिना किसी भी बिना संसद की स्वीकृति के किसी भी समय राष्ट्रीय आपातकाल निरस्त कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा निर्मित विधियां आपातकाल की समाप्ति के बाद 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। तो 1 वर्ष तक नहीं बल्कि 6 माह तक प्रभावी रहता है। ठीक है, 6 मंथ तक प्रभावी रहता है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। हमेशा ध्यान रखना है, जब तक मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश नहीं देगा राष्ट्रपति को, तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा नहीं कर सकता है। तो केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन में पूछा है कितने सही है, तो 2 सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है। तो दूसरी अनुसूची में देख लेना कि किसका किसका उल्लेख है, तब जिससे कि आपको पता चल जाएगी कि किसका उल्लेख नहीं है। तो भारत के महान्यायवादी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। शब्द दिया है, विवरण दिया है। तो देखो, लोकतंत्र 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो परिप्रेक्षा के संदर्भ में दिया है कि लोग एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं और अधिनियम के लिए उसे विधानमंडल के पास भेजते हैं। तो देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग जो है आपस में ही मिल करके एक विधेयक बनाते हैं और उसको विधानमंडल में भेज देते हैं पारित होने के लिए। तो ये जो है पहल कहलाता है। परिप्रेक्षा में क्या होता है कि एक प्रस्तावित विधि को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के समक्ष उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कोई विधि है, कोई नियम बनाया, कानून बनाना है, तो संसद क्या करेगी कि लोगों के बीच भेज देगी कि तुम लोग इस पर वोट करो, तुम लोग देखो कि इसको स्वीकृति देना है या नहीं देना है। तो ये परिप्रेक्षा कहलाएगा। तो ये दोनों आपका गलत हो गया। ठीक है, दोनों सही सुमेलित नहीं है। प्रत्यावर्तन या प्रत्यावासी को वापस बुलाने का मतलब है कि मतदाता किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटा देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मिल करके किसी को चुना। ठीक है, हम लोगों ने मिल करके किसी व्यक्ति को अपना नेता चुना, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि इसको इसके कार्यकाल के पहले ही बुला लो, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तीसरी को कहा जाता है प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना। तो तीसरा सही है। चौथा कह रहा है जनमत संग्रह। लोक महत्व के किसी मुद्दे पर जो प्रायः क्षेत्रीय प्रकृति का होता है, लोगों की राय मांगी जाती है। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि किसी मुद्दे को लेकर जो स्थानीय प्रवृत्ति का होता है, उससे लोगों की अपनी राय मांगी जाती है कि बताइए आपका क्या अपनी राय है, इसमें क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी को जनमत संग्रह कहते हैं। तो तीसरा और चौथा सही सुमेलित है। तो पूछा था कितने सही सुमेलित है, तो केवल 2 सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब आपका जो अगला टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 6, जो कि संडे को हुआ था, ये भी पॉलिटी प्लस IR का है। ठीक है, तो पॉलिटी प्लस IR रिवाइज कर लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लेना सभी। अब अगला जो वीडियो आप लोग को मिलेगा वो CSAT का मिलेगा। CSAT में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। LCM SCF, ठीक है, LCM SCF, नंबर सिस्टम, क्लॉक और कैलेंडर। ठीक है, ये 4 टॉपिक जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके, और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।